मेरे पास कोई शक्ति होगी बदलने की तो मैं इस शब्द को ही प्रतिबंधित करूंगा। बंटवारा नहीं था, जिसको भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कहा जाता है, यह एक तरह की लूट थी, ये एक दुर्घटना थी, जिसको राजनैतिक महत्वाकांक्षा से भरे हुए लोगों ने अनुमति दे करके वैधानिक मान लिया। अपने स्वरूप के बारे में कुंठित जो नेतृत्व है भारत का, वो उनको अपराधी नहीं कहता है, उनको एक वर्ग का नेता मानता है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि भारत का एक बहुत सुंदर अंश नोच करके इससे अलग कर लिया जाता है, और हम दुर्भाग्य से उसको एक देश और एक बंटवारा और पाकिस्तान को, समग्र भारत का कभी नेता मुझे माना नहीं जाएगा। और मुझको भारत का नेता, देश का नेता बनने की मुझको खपत है, तो उसका उपाय क्या है? भारत के भीतर ही एक दूसरे देश की परिकल्पना होगी, और वो फिरके के आधार पर होगी, वो मजहब के आधार पर होगी, और लोगों की मजहबी भावनाओं को जागृत करके एक सेक्ट अलग किया जाएगा। हम इसके नेता हैं। भारत में केवल अकेली कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसने अपनी पहचान के नाम पर भारत का एक टुकड़ा अलग कर लिया। कल कोई दूसरी पहचान खड़ी होगी, एक टुकड़ा और मांगेगी, परसों कोई तीसरी पहचान खड़ी होगी। भारत को यह बात पहचाननी पड़ेगी कि यह जो विभाजन के नाम पर हुई लूट है, इस लूट को अनंत काल के लिए समाप्त करने का एक ही विकल्प है। ऐसी किसी भी मांग को अमान्य किया जाए, और जो लोग अपनी किसी भी पहचान को, अपनी किसी भी महत्वाकांक्षा को राष्ट्र के पहचान के ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही मान करके उसी तरह उनके साथ व्यवहार किया। स्वतंत्र हुए देश का स्व क्या होगा, इस पर कोई चिंतन नहीं हो पा रहा था। उसी का परिणाम यह था कि स्वतंत्र होने के पहले ही देश का एक टुकड़ा अलग हो गया। यदि भारत के स्व को पहचाना होता उस समय के नेताओं ने, तो वे किसी भी लाभ में जाकर के पाकिस्तान के अलग होने देने के साथ सहमत नहीं होते। कि भारत अपनी राष्ट्रीयता को पहचान रहा है, और इस राष्ट्रीयता को इग्नोर करके जीने वाले जो लोग हैं, वही बीमार मनस्थिति के लोग कट्टर राष्ट्रवाद जैसी चीजें कर रहे हैं। एक राष्ट्र अपने राष्ट्र की संप्रभुता और अस्मिता पर बात करता है, और राष्ट्रवाद शब्द को जैसे देश में गाली बना दिया गया। केवल खालिस्तान की बात नहीं है, भारत के संसद में बैठे हुए संसद के सदस्य भारतीय संप्रभुता के बारे में संदेह प्रकट करके वैश्विक स्तर पर जब सवाल उठाते हैं, और भारत की संसद में बैठे हुए लोग, सरकार के विपक्ष बने हुए लोग जब भारत की संप्रभुता का विपक्ष बन जाते हैं, और उनके बयान भारत के शत्रु भारत के विरुद्ध उपयोग करते हैं प्रमाण के रूप में, तो आप क्या समझते हैं कि एक ही बार देश का टुकड़ा हुआ है? साधारणतः जब आप किसी संत के बारे में विचार करते हैं, तो संत का मतलब जो धर्म से जुड़ा हो, धर्म की प्रचार प्रसार और तमाम कथावाचक वगैरह वगैरह, ये संत की एक आम धारणा आती है। लेकिन आज हम एक ऐसे संत से विचार करने जा रहे हैं, या उन पर बात करने जा रहे हैं, जो अर्थशास्त्र भी जानते हैं, संविधान भी जानते हैं, नागरिक शास्त्र भी जानते हैं, जीवन के इस लोक परलोक के बारे में भी बताते हैं, और साथ ही उनका सामाजिक जीवन में गूढ़ अध्ययन है। मैं इंटरव्यू करने से पहले कई बार इस बारे में विचार कर रहा था कि आखिर महाराज जी जब सामने बैठेंगे तब उनसे किन विषयों पे हम चर्चा कर पाएंगे। तो लेकिन आज मौका है, तो मैं इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले प्रणाम कर रहा हूं गुरु जी आपको। आप मिथिलेश नंदिनी शरण जी हैं, विश्वविख्यात हैं, और राम मंदिर के बाद तो आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया भर ने आपको देखा है। तमाम देश के बड़े विश्वविद्यालयों में आप लगातार जा रहे हैं और अपने व्याख्यान कर रहे हैं, और किस तमाम विषयों पर, केवल धर्म नहीं है, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान कर रहे हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर के कार्यक्रम में। और मैं आज कई प्रश्नों को लेके आया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद गुरुजी मिले हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न, ऐसे गूढ़ प्रश्न जो आज इस देश में हम जैसे युवा ही नहीं, हमसे भी ऊपर उम्र के, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज पा रही है। मैं सबसे पहले एक मूल मुद्दे पे आऊंगा, जहां बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बनना और ये बंटवारे की त्रासदी। आपने शुरुआत में जब मैंने आपसे विषय कहा तो आपने कहा इसके दो पार्ट हैं, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप प्रथम पार्ट, जिसमें आखिर बंटवारा हुआ क्यों था, उस पर हम आज इस आपसे व्याख्यान सुनना चाहते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद भी और स्वागत। 14 अगस्त बीत गया, उस पर हम लोगों ने इस विषय को लेकर के चर्चाएं की हैं जी। मैंने तब भी कहा था और मैं फिर से दोहराता हूं कि मेरा प्रस्ताव है
और मैं इस तरह कहता हूं कि इसे बंटवारा क्यों कहते हैं। मेरे पास कोई शक्ति होगी बदलने की तो मैं इस शब्द को ही प्रतिबंधित करूंगा। बंटवारा नहीं था, जिसको भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कहा जाता है, यह एक तरह की लूट थी, ये एक दुर्घटना थी जिसको राजनैतिक महत्वाकांक्षा से भरे हुए लोगों ने अनुमति दे करके वैधानिक मान लिया। बंटवारा उसके नैतिक दावेदारों के बीच होता है। बंटवारा सदा दो पक्षों के बीच होता है। बंटवारा सदा एक स्तर के औचित्य और वैधानिक आधार पर होता है। भारत के टुकड़े को अलग करना, भारत के ही एक खंड को, जो इसके इतिहास, जो इसके भूगोल, जो इसकी संस्कृति, जो इसकी वैदिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको मजहबी आग्रह पर, फिरका परस्ती के तर्क के साथ, जिनकी पीढ़ियां इसी देश में जन्मी, इसी देश में पली, यहीं से पोषण मिला उनको, ऐसे कुछ लोग अपने एक जातीय आग्रह, अपने मजहबी आग्रह से देश का एक टुकड़ा अलग होगा और हम एक अलग देश की तरह जिएंगे, ऐसी अराजक बात करते हैं। और अपने स्वरूप के बारे में कुंठित जो नेतृत्व है भारत का, वो उनको अपराधी नहीं कहता है, उनको एक वर्ग का नेता मानता है। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि भारत का एक बहुत सुंदर अंश नोच करके इससे अलग कर लिया जाता है और हम दुर्भाग्य से उसको एक देश और एक बंटवारा और पाकिस्तान कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई लुटेरा किसी सुंदरी स्त्री के नाक की नथ छीनना चाहे और उसकी नाक नोच ले जाए। मांगने वाला तो नथ मांगेगा ना, नाक कैसे नोचेगा। कुछ इस तरह की दुर्घटना है। इसी देश में जन्मे, इसी देश में पले, इसी देश के पोषण से तैयार हुए लोग एक दिन अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के अपने को इस देश की, इस राष्ट्र की अवधारणा से अलग साबित करते हैं और वो कहते हैं कि भारत का नेतृत्व, भारतीय जीवन बोध और भारतीय संविधान पद्धति हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती, हम एक अलग देश होकर जिएंगे। मैं समझता हूं इस विचार को तो बलपूर्वक कुचल दिया जाना चाहिए। देश की मिट्टी, देश के जल, देश के पर्यावरण, देश की व्यवस्था, देश के इतिहास भूगोल से जिनको पोषण मिला है, उनकी सारी असहमतियों का स्वागत है यदि वे अपने को भारतीय मानकर इसके भीतर रह करके उसका समाधान चाहते हैं। यदि हम भारत पाकिस्तान के टुकड़े होने को, खंड होने को बंटवारा कहेंगे तो इस न्याय से इस देश में जो भी अराष्ट्रवादी, अराजक तत्व हैं, अलगाववादी तत्व हैं, वे धीरे 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 संगठित होकर के एक नेतृत्व खड़ा करेंगे और वे सब अपने अपने को एक अलग देश कहना चाहेंगे। हम हर आइडेंटिटी को एक देश बनाते जाएंगे क्या? नहीं, ये बंटवारा नहीं है, ये विभाजन नहीं है। विभाजन होता है औचित्य से, विभाजन होता है नैतिक आधार से, विभाजन होता है स्वाभाविक प्रतिनिधित्व से। भारत से पाकिस्तान के अलग होने में यह कुछ भी नहीं था। एक फिरका, एक वर्ग नेतृत्व की कुंठा में अपनी पहचान को भारत की पहचान से अलग ले जाने की कोशिश कर रहा था और उस समय जो भारत का नेतृत्व था, स्वतंत्रता के संघर्ष में जूझता हुआ नेतृत्व, वह उनकी दुरभिसंधि को या तो पहचान नहीं रहा था या पहचान कर भी उसका सामना करने से बच रहा था और इसलिए उसको विभाजन माना गया। दो पक्ष मैंने इसलिए कहा इस संदर्भ का, एक पक्ष है विभाजन, एक पक्ष है विभीषिका। विभाजन के विषय में मेरा मत है कि यह विभाजन नहीं था, यह लूट थी और हमें अपनी सांस्कृतिक चेतना में इस पर काम करना होगा कि हम भारत पाकिस्तान के विभाजन को विभाजन कहना बंद करें, इसको लूट कहना प्रारंभ करें। एक वर्ग देश के खंड को, देश के इतिहास को, देश के भूगोल को काट करके अलग करना चाहता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। अब उस विभाजन के बाद जो विभीषिका उत्पन्न हुई उसका एक अलग अध्याय है जो दर्द से भरा हुआ है, जो रक्त से लथपथ है और जो मानवता के चेहरे को धूमिल करने वाला है। तो मैं दो अलग अलग खंडों में इसे देखता हूं। पहला खंड विभाजन है और मेरा मत है कि यह विभाजन नहीं था। महाराज जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बनता है इस पूरे भारत में, मतलब आज 70 साल हम आजादी के देख चुके हैं, 70 साल के बाद बैठे भी हैं। एक पक्ष कहता है ये अमुक लोगों ने किया और एक पक्ष कहता है अमुक लोगों ने किया। हम क्या माने? मतलब उसके पीछे के वो लोग कौन थे? मतलब क्या वो आइडेंटिफाई नहीं होने चाहिए? वो आइडेंटिफाइड है, दुनिया नाम जानती है उनके। पाकिस्तान बनाने का श्रेय किसको देते हैं हम? जिन्ना को। और जिन्ना कितने सही थे इस बात का उदाहरण आप इस बात से ले सकते हैं कि उन्हीं की बेटी, उन्हीं का दामाद, उन्हीं के परिवार पाकिस्तान में जाने के उनके विचार से सहमत नहीं थे।
जिस नेता के, जिस बड़े आइडियोलॉजी रखने का दंभ करने वाले व्यक्ति के अपने परिवारजन ही उसके इस विचार के साथ सहमत नहीं हो, और देश में वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, फिरके के आधार पर देश का नेतृत्व बंट जाए और दो हो जाए, इस बारे में उसका परिवार ही राजी नहीं रहा हो, उसके साथ पूरा देश कैसे सहमत हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब अति विकृत हो जाती है, कंस ने अपने ही पिता को बाध्य कर दिया था, विवश कर दिया था, गद्दी पर बैठ गया था। महत्वाकांक्षा से बीमार हुए लोग हमेशा यही करते आए हैं, वे पूज्यों को दमन करके उनके ऊपर बैठ करके शासन करना चाहते हैं। इतिहास भरा पड़ा है और मध्यकाल के इतिहास में आपको ये नमूने मिलेंगे। ये एक इसी तरह का प्रयोग था, जिस महत्वाकांक्षा ने देखा समग्र भारत का कभी नेता मुझे माना नहीं जाएगा और मुझको भारत का नेता, देश का नेता बनने की मुझको खपत है, तो उसका उपाय क्या है? भारत के भीतर ही एक दूसरे देश की परिकल्पना होगी, और वो फिरके के आधार पर होगी, वो मजहब के आधार पर होगी, और लोगों की मजहबी भावनाओं को जागृत करके एक सेक्ट अलग किया जाएगा, हम इसके नेता हैं, और वो भारत की पहचान के भीतर नहीं अटेगा। यदि हम इसको बंटवारा कहेंगे, तो जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था तो सारे मुस्लिम चले गए क्या? बंटवारा किस आधार पर हुआ था? तो मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता उस प्रसंग के, उससे एक कठिनाई क्या होती है, इतिहास को जब आप फिर से देखना प्रारंभ करते हैं तो आपकी भावनाएं भंग होती हैं। हम 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल एक तरह का साहित्य, एक तरह की कहानियां सुनते पढ़ते चले आए हैं। जब हम फिर से उसे देखते हैं तो अपनी और विकृतियां और अपनी गलतियां दिखाई पड़ती हैं, ग्लानि पैदा होती है। अपने समाज को ग्लानि में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यह तो हमें पहचानना पड़ेगा कि जो खलनायक थे उनको हमने नायक क्यों माना। मेरा मूल प्रश्न यही है, देश के भीतर रह करके देश की योजनाओं से, गतिविधियों से, व्यवस्थाओं से, संविधान से यदि कोई असहमत है तो देश की सीमा में उसका समाधान खोजा जाएगा ना। भारत में केवल अकेली कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसने अपनी पहचान के नाम पर भारत का एक टुकड़ा अलग कर लिया। कल कोई दूसरी पहचान खड़ी होगी, एक टुकड़ा और मांगेगी, परसों कोई तीसरी पहचान खड़ी होगी। भारत को यह बात पहचाननी पड़ेगी कि यह जो विभाजन के नाम पर हुई लूट है, इस लूट को अनंत काल के लिए समाप्त करने का एक ही विकल्प है। ऐसी किसी भी मांग को अमान्य किया जाए, और जो लोग अपनी किसी भी पहचान को, अपनी किसी भी महत्वाकांक्षा को राष्ट्र के पहचान के ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही मान करके उसी तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए। तो आपने जिन खलनायकों की बात करी, वो खलनायक कांग्रेस थी, वो खलनायक पंडित नेहरू थे, या और कुछ लोग? ऐसे एक शब्द में किसी व्यक्ति को चिन्हित नहीं कर सकते। एक परिस्थिति निर्मित होती है, और उस परिस्थिति में सबसे बड़ा रोल किसी का कहेंगे तो कांग्रेस का है। यह कहना कठिन है कि पूरी कांग्रेस चाहती थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन वो असफल रहे। मैंने अभी एक लेख में यह बात कही है, जिस समय देश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, यह बहुत ध्यान देने की बात है और इस पर शायद कम चर्चा हुई है। उस समय देश के नेता कहे जाने वाले लोग भारत के स्व से ही परिचित नहीं हो पा रहे थे, और लड़ाई हो रही थी स्वतंत्रता की। स्वतंत्र हुए देश का स्व क्या होगा, इस पर कोई चिंतन नहीं हो पा रहा था। उसी का परिणाम यह था कि स्वतंत्र होने के पहले ही देश का एक टुकड़ा अलग हो गया। यदि भारत के स्व को पहचाना होता उस समय के नेताओं ने, तो वे किसी भी लाभ में जाकर के पाकिस्तान के अलग होने देने के साथ सहमत नहीं होते। हो सकता है कि हमारी स्वतंत्रता की तिथि आगे बढ़ जाती, पर 14 अगस्त की काली रात हमारे सामने नहीं होती। वो इसलिए हुई क्योंकि हमारे भी लोगों को स्वतंत्रता बहुत करीब दिखाई देने लग गई थी, और वे और धैर्य के लिए, थोड़ा और साहस करने के लिए तैयार नहीं थे। वे उस नाजायज प्रस्ताव से सहमत हो गए जिसे सुना ही नहीं जाना चाहिए था। परिस्थिति बन गई, और उस परिस्थिति में लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के अलग हो जाने के विचार के विरोध करने का अर्थ है कि हमारे जो सपने हैं वो कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाएंगे, और वो सहमत हो गए। इतिहास के बारे में मूल्यांकन करते हुए हमें थोड़ा उदार होना पड़ेगा। आज बैठ करके हम किसी को खलनायक या किसी को नायक कहें, ये बहुत उचित नहीं है। इस देश में नेहरू का जो चरित्र है और जो पहचान है, हम असहमत हो सकते हैं पर हम कंडेम नहीं कर सकते। इस देश में गांधी की जो भूमिका है, हम असहमत हो सकते हैं पर हम उनको निरस्त नहीं कर सकते। तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक वाक्य में यह निर्णय देना कठिन है कि उसमें खलनायक कौन था। हो सकता है कुछ विवश। श्री राम वन गए और उनके वन जाने में दशरथ जी सहमत रहे। ये कथा ये साबित नहीं करती कि दशरथ जी राम को वन जाने देना चाहते थे। तो वे श्री राम के वनगमन में खलनायक नहीं हो सकते, पर उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने की पीड़ा उन्होंने भोगी। उन्होंने श्री राम को राजा बनते नहीं देखा। जब हम भारत
से पाकिस्तान के अलग हो जाने की कहानी देखते हैं, तब भी हमें दिखाई पड़ता है कुछ ऐसे लोग थे जिनकी योजना नहीं थी कि देश बट जाए, इसका टुकड़ा हो, पर जो परिस्थितियां आई थी उन परिस्थितियों से लड़ने की जो इच्छा शक्ति उनमें होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई पड़ी। तो खलनायक तो वे हैं जो विचार लेके आए थे, पर उनके खलत्व का दमन करने के लिए जिन नायकों को खड़ा होना चाहिए था वो नायक उस समय खड़े नहीं हो पाए। क्या 14 अगस्त 1947 जैसी कोई घटना भारत के भविष्य में कभी दिख सकती है दोबारा? ये दोहरा जाती अगर हम वर्तमान कार्यकाल को नहीं देखेंगे, हम राष्ट्र को पहचान कर उसके लिए लड़ने वाले लोगों को नहीं देखेंगे। तो राष्ट्र बड़ा है और नागरिक राष्ट्र की सत्ता के अधीन हैं, इस दृष्टि को स्थापित नहीं करेंगे तो ये बार बार दोहराएगा। जब कोई स्टेट अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ जिद करता है, जब कोई राज्य कहता है कि हमारी पहचान अलग है बाकी देश से और वो इतनी महत्व की है कि हम देश की संप्रभुता से बढ़कर के प्रांत की संप्रभुता को महत्व देंगे, तो आपके सामने जो संकट होते हैं, बंगाल उसका एक उदाहरण है। भारत की संस्कृति में सना हुआ, रस से और सुगंध से भरा हुआ एक प्रांत किस प्रकार अभारतीय मूल्यों के साथ जी रहा है। क्यों? आंचलिकता को, प्रांतीय पहचान को इतना महत्व दे दिया गया है कि राष्ट्रीय पहचान ही धूमिल हो जाएगी। परिवार होने का अर्थ यह होता है कि अपनी अपनी विशेषताओं को जीते हुए भी सब अपनी परस्परता को महत्व दें, तब राष्ट्र की संप्रभुता का स्वरूप सामने आता है। जो हमने कश्मीर में झेला, उस समय निर्णय लेने में लोगों ने देर की और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी आंचलिक पहचान को ऊपर रखने की कोशिश की, और उसका परिणाम यह हुआ कि 370 का तमाशा और इतने दिनों की यातना, और अब भी कश्मीर को वो जीवन बहाल नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा है। क्यों हुआ ये? प्रांतीय पहचान को बड़ा मान लिया गया। जब हम स्वतंत्रता चाहते हैं तब हमें यह ध्यान नहीं रह जाता है कि हम असुरक्षा में जा रहे हैं। अभी रक्षाबंधन बीता है, मैं एक वाक्य कहता हूं कि रक्षाएं बंधन कारिणी होती हैं। जो कोई बंधन अंगीकार नहीं करता उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हर रक्षा एक प्रकार का बंधन है, और जो बंधन स्वीकार करते हैं वही सुरक्षित होते हैं। और जब प्रांतीयता का आग्रह अपने को इतना निरंकुश करना चाहता है कि राष्ट्र से बड़ा कोई प्रांत का अपना चरित्र और चेहरा हो जाए, तब वो अपने को असुरक्षा में ले जाता है। और ये संकट हमारे सामने, मैंने 2 उदाहरण आपको दिए, ये उस समय भी खड़ा हुआ। तो यहां बैठ करके किसी के बारे में, भारत में इस घटना के दोहराने के बारे में सोचना हमारे लिए कठिन है। मुझे लगता है भारत अपने स्वतंत्रता के 70 वर्षों में उस तरह प्रौढ़ नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है जितना बीते दशक में हुआ है। भारत अपनी भारतीय भाव को पहचान रहा है, राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि भारत अपनी राष्ट्रीयता को पहचान रहा है, और इस राष्ट्रीयता को इग्नोर करके जीने वाले जो लोग हैं वही बीमार मनस्थिति के लोग कट्टर राष्ट्रवाद जैसी चीजें कर रहे हैं। एक राष्ट्र अपने राष्ट्र की संप्रभुता और अस्मिता पर बात करता है, और राष्ट्रवाद शब्द को जैसे देश में गाली बना दिया गया। कट्टरपंथी होना क्या होता है? मनुष्य होने को लेकर आग्रह रखे, अपने भारतीय होने के प्रति गंभीर और सजग रहे, एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वता के प्रति सजग रहे, एक सुंदर व्यक्ति अपनी सुंदरता और स्वच्छता के प्रति सजग रहे। इसमें कट्टरता क्या है? मनुष्य अमनुष्य होकर के निरंकुश आचरण करे, ये उदारता है क्या? नहीं है। पर उदारता और कट्टरता का एक ऐसा कल्पित प्रमेय इस देश में ऐसा छल चला दिया गया है कि जो भी अपनी पहचान को लेकर सजग होता है उसे कट्टरपंथी कहा जाता है। उदार होने का अर्थ यह है कि आप व्यभिचारी हो जाएं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, आप कैसे भी हो सकते हैं, इसको उदारता कहा जाता है। ये उदारता नहीं है, व्यभिचार है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो भारत अपनी संप्रभुता को, अपनी अस्मिता को और अपनी पहचान को लेकर, अपनी भारतीयता को लेकर हमारे बीते दशकों की तुलना में इस दशक में सर्वाधिक जागृत हुआ है। तो हम ऐसे किसी संकट की ओर नहीं हैं, लेकिन अब भी हमारे साथ ये संकट तो है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने एक प्रमाण है। मेरा, आप समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, जो आज भी खालिस्तान को लेकर बातचीत हो। केवल खालिस्तान की बात नहीं है, भारत के संसद में बैठे हुए संसद के सदस्य भारतीय संप्रभुता के बारे में संदेह प्रकट करके वैश्विक स्तर पर जब सवाल उठाते हैं, और भारत की संसद में बैठे हुए लोग, सरकार के विपक्ष बने हुए लोग जब भारत की संप्रभुता का विपक्ष बन जाते हैं और उनके बयान भारत के शत्रु भारत के विरुद्ध उपयोग करते हैं प्रमाण के रूप में, तो आप क्या समझते हैं कि एक ही बार देश का टुकड़ा हुआ है? वो टुकड़ा गैंग तो संसद में बैठा हुआ है।
जो भारत की सेना पर, भारत के राष्ट्रपति पर, भारत के उपराष्ट्रपति पर, भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करता और विपक्ष में बैठने की कुंठा से भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। निर्दोष लोगों को जिस जनसंहार में मारा गया कश्मीर में, उन लोगों की मृत्यु पर जिनकी संवेदना नहीं है, आतंकवादियों के पक्ष में जिनकी संवेदना है, और वहां की दुर्घटना को जो लोग कम करके बार बार परिभाषित कर रहे हैं, वहां मारे गए लोगों के प्रति सरकार की जो गतिविधियां हैं उस पर सरकार के राजनीतिक प्रोपेगेंडा का आश्रय लेकर के जो उस महत्व को कम करने में लगे हुए लोग हैं। आप आश्चर्य करेंगे ना कि विश्व बिरादरी में कश्मीर में हुई दुर्घटना का मूल्यांकन करते हुए सरकार से ज्यादा विपक्ष के बयान नोटिस में लिए गए। क्यों? वे कौन लोग हैं जिनकी ट्वीट, जिनके वक्तव्य को पाकिस्तान अपने पक्ष में चलाता है? जो देश आपके यहां आतंकवादी हमले कर रहा है, जो देश आपको मिटा देने पर निरंतर अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, जो देश आपके ऊपर मिसाइल से, ड्रोन से हमले कर रहा है, वो देश आपके संसद में बैठे हुए लोगों के बयानों को अपने पक्ष में भी चला रहा है। तो हमारे लिए तो पाकिस्तान से ज्यादा बड़े शत्रु वे लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त होकर भारत की संसद में बैठे हुए लोग हैं। देश का टुकड़ा अलग करने के लिए विदेश से आए हुए लोग नहीं थे, भारत के भीतर के लोग थे। और फिर भारत को यदि कोई संकट उपस्थित होगा तो भारत का द्रोह करने वाले अपराधी जो नेता का चोला पहन करके संसद में बैठे हैं उन्हीं से होगा। और जब तक हमारा लोकतंत्र और जब तक हमारी जनता इस बात के लिए जागरूक नहीं हो जाएगी कि कोई भी भाषण देने वाला व्यक्ति नेता नहीं हो सकता, नेता वही हो सकता है जिसके लिए भारत की महानता पहले है, और जो अपनी महानता को आगे रख करके भारत की महानता को तिरस्कृत करने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति एक बार फिर से हमारे लिए कोई विभीषिका खड़ी करेगा। तो जितना सरकार को जागरूक होना है उससे ज्यादा हम लोगों को जागरूक होना है इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आपसे जानने को मिला, और कुछ चीजों को लेके जो लोगों के मन में विचार आते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है इस सोशल मीडिया के युग में कि कौन सही या कौन गलत। महाराज जी से जब चर्चा आप करते हैं या सुनना होगा आपने संवाद, तो आपको ये स्पष्टता होती है कि ये हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना है। हम लगातार प्रयास ये करते रहेंगे कि जब जब भी महाराज जी से कानपुर में समागम हो या अयोध्या में समागम हो, हम लगातार बातचीत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय श्री राम। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।